अरे भाभी, आपकी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आपको तो बहुत तेज बुखार है। अपनी भाभी रश्मि के हाव भाव देखकर उसके माथे पर हाथ रखकर रमन ने कहा। रश्मि का शरीर बुखार से तप रहा था और ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी, तभी उसका देवर रमन वहां पर पानी पीने आ जाता है और भाभी का हाल चाल पूछता है। तभी रश्मि ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ, सुबह तो कुछ भी नहीं था, लेकिन दोपहर से अचानक तबीयत बिगड़ सी गई है। भाभी, आपने भैया को बताया क्या? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार में परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे भाभी, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। रमन की फिक्र कम नहीं हो रही थी, लेकिन रश्मि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देवर जी कोई बात नहीं, मामूली सा बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही मैं तुम्हें बुला लूंगी। रश्मि की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए रमन ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए भाभी, मैं रोटी बना लेता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। रश्मि का पति मनोहर कंपनी के किसी काम से लगभग 5-6 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद जरूर था, इसलिए किसी भी काम के लिए वे उसी को भेजते थे। रश्मि का 22 साल का देवर रमन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मनोहर जैसा प्यार करने वाला पति पाकर रश्मि भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती थी, दोनों से मिलाकर घर का खर्च आराम से निकल जाता था। सास और ससुर गांव में रहते थे। देवर रमन अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस ये कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 8 सालों के बाद भी उनके पास कोई औलाद नहीं थी। अब रश्मि भी 34 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती थी तो ना चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता था। वो अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। रमन ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। रश्मि ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां पर वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर रश्मि आज तक नहीं भांप पाई थी। रमन की गर्दन धीरे से रश्मि की ओर घूम चुकी थी। वह तिरछी नजरों से भाभी रश्मि के खूबसूरत बदन को देख रहा था। जैसे जैसे रश्मि की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, वैसे वैसे रमन के अंदर का शैतान जागता जाता। बर्तनों की आवाज बंद जानकर रश्मि ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोली कि हो गया सब काम। यह सुनकर रमन हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। यह कहकर रमन ने जल्दी जल्दी बाकी का सारा काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। रश्मि ने मुश्किल से 2 रोटियां ही खाई, वो भी रमन के जिद करने पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद रश्मि सोने जाने लगी तो रमन बोला, अरे भाभी, 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठो ना, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, रात भर में मेरा बुखार उतर जाएगा। रश्मि ने बहुत मना किया, लेकिन रमन कहाँ मानने वाला था। रमन बोला, भाभी, मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ, जहाँ से आप हमेशा मंगवाती हैं। दरवाजा बंद कर लीजिएगा, मैं अभी गया और अभी आया। यह कहता हुआ रमन वहां से निकल गया। रश्मि ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। रमन ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान भी आ गई। केमिस्ट ने रमन को खोया हुआ सा देखा तो पूछा, अरे भाई, क्या बात है रमन बाबू? रमन का ध्यान वापस से दुकान पर आया। रमन ने जवाब दिया कि दवा चाहिए थी। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। रमन मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी दे। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। अरे कौन सी दवाई चाहिए, यह तो बताओ। रमन को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया। फिर वह कहने लगा कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। अरे
नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वो खुद भी रश्मि के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने रमन के मन की बात भांप ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की दवा भी दे दी। रमन ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस काउंटर पर आया तो केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली 1 से ज्यादा मत दे देना, गड़बड़ हो जाएगी। अबे क्या बकवास कर रहा है? रमन के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा तो केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। रमन उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही रश्मि ने दरवाजा खोल दिया। रमन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, जी भाभी, आइए अंदर चलिए। रश्मि अपने कमरे में आकर लेट गई। रमन ने उसे पहले बुखार की दवा दी। रश्मि दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो रमन ने उसे रोक दिया। भाभी, अभी एक दवा और बाकी है। अरे भैया, कितनी सारी दवा ले आए? रश्मि ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। तभी रमन बोला, अरे भाभी लाइए, मुझे दीजिए, मैं आपको बाम लगा देता हूँ। यह कहकर रमन ने उससे बाम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर उसे मलने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने रश्मि को नींद वाली गोली भी खिला दिया और उसे लिटा दिया। रमन उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए रश्मि को आवाज दी, भाभी, अरे भाभी, सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। रमन ने उसके चेहरे को हिला डुला करके देख लिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं पाकर वह समझ गया था कि रास्ता अब साफ हो चुका है। रमन की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ रश्मि के करीब आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी रश्मि और उसके पति की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर रमन थककर चूर चूर होकर रश्मि के बगल में ही लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। कहा जाए तो रमन ने देवर भाभी के रिश्ते को तार तार कर दिया था। जबकि बेहोश पड़ी रश्मि को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या हो गया। रमन बेशर्मी से बड़बड़ाया और रश्मि की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। रश्मि अब तक धीमे धीमे कराह रही थी। रमन पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली दराज पर गई। भूल से रश्मि ने अपनी डायरी उसी में छोड़ दी थी। रमन ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। फिर अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन बंद भी नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह बिना पलक झपके उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें रश्मि ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई हूँ उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी ही रमन को कानूनी रूप से गोद ले लूंगी। रमन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर रश्मि के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा कि मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अचानक रमन का ध्यान रश्मि के बिखरे बालों पर गया तो उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और रश्मि का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर रमन उठा और तभी घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 7 बजे रश्मि की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया कि देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही बेवकूफी और पागलपन है। रश्मि के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया कि आपके देवर रमन की लाश पास वाली नदी में से मिली है।
उसने रात को खुदकुशी कर ली। रश्मि का कलेजा छलनी हो गया। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने रमन के मोबाइल फोन में कैद रश्मि की कल रात वाली नग्न तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर रश्मि से पूछा कि कल रंग रलियां मनाते मनाते लड़के से ऐसा क्या कह दिया तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर रश्मि भी हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ ना पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों की भीड़ भी छटती गई। मनोहर का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन रश्मि बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने रमन का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक रश्मि का पति मनोहर लौट आया और भागते हुए रश्मि के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। मनोहर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रश्मि का शरीर एक ओर लुढ़क गया। रश्मि, रश्मि चीखता हुआ मनोहर उसे झकझोरे जा रहा था, लेकिन रश्मि कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। वह रमन और रात की घटना की कल्पना करते हुए दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।